हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा वंस अगेन। तो चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास +1। हमारा आज का 4th लेक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस किस साइंटिस्ट ने दिया? थॉमसन जी ने, फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर बोहर्स एक्सपेरिमेंट, जो कि हम डिटेल में विद स्पेक्ट्रम डिस्कस कर चुके हैं। बट अब ऐसी कौन सी कमियां रही कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी फेल हुआ एंड उसके बाद क्वांटम थ्योरी आई, वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के फेलियर के पीछे, वो 3 साइंटिस्ट डिस्कस होंगे, विच इज प्लैंक who has given the quantum theory about the dual nature of waves या रेडिएशंस। रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर होता है according to Planck. Then is de Broglie hypothesis, and finally Heisenberg's uncertainty principle. ये 3 मेन साइंटिस्ट जो योगदान डालते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के फेलियर में, कैसे उनका योगदान रहा, वो आज की क्लास में डिस्कशन। एंड अगली क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वांटम थ्योरी, जिसमें एटॉमिक मॉडल की पूरी पिक्चर ही चेंज होगी हमारी। सो पहले साइंटिस्ट जिनका योगदान रहा इन द फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज प्लैंक। ठीक है, 1905 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेटा जी हमारे सामने आई। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या? अकॉर्डिंग टू प्लैंक कि कहीं से भी कोई रेडिएशन इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, चाहे वो इमिट हो रही है बेटा, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ सिंपल वेव नहीं हो रही है। इट्स नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव अकॉर्डिंग टू योर प्लैंक कि कहीं से भी कोई रेडिएशंस इमिट आउट हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो सिंपल वेव फॉर्मेट में नहीं हो रही हैं। दैट इज अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इनके अकॉर्डिंगली जो हमारे सूरज में से रेडिएशन इमिट आउट हो रही हैं, वो वेव की फॉर्म में नहीं हो रही है। ठीक है, इफ दिस इज सन में से हमें अब तक ये पता था कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रेडिएशंस इमिट आउट हो रही हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक he said that these radiations are not just in the form of wave, यहां पे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी एज्यूम कि सूरज में से पहले एक पैकेट ऑफ एनर्जी थ्रो हुआ, ठीक है, फिर दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ये एनर्जी सूरज में से ट्रांसमिट हो रही है। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ये एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम द सन, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलरली लाइट की बात करें तो इन पैकेट्स को बेटा उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया, दैट इज फोटोन्स ऑफ एनर्जी। क्या नाम दिया? जैसे सूरज में से लाइट इमिटेड हो रही है, हमें अभी तक यही पता था कि वो वेव फॉर्मेट में आ रही है, दिस इज अ वेव। ठीक है, वेव के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि सूरज में से हमें पता है कौन सी लाइट इमिट आउट हो रही है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से इमिट आउट हो रही हैं। दोज आर यूवी रेडिएशंस या यूवी रेज, जिनको अपर एटमॉस्फेयर में ही ओजोन धरती के अंदर एंटर होने से रोक लेता है। ठीक है, देन इज अगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सूरज में से इमिट आउट हो रही है बेटा, दैट इज विजिबल रेज। विजिबल रेज जिसमें आता है हमारा विबग्योर। ठीक है, जिसमें रहता है हमारा विबग्योर। ये ही वो रेडिएशंस हैं
जिसकी वजह से हमारे आसपास जो भी चीज हम देख पाते हैं दैट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ वेबक्यूर। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो जिनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहते हैं। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है बेटा वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में भी विथ सेम स्पीड एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जितनी भी चाहे यूवी रेडिएशंस है चाहे विजिबल रेज हैं, और हमारी धरती पे ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, कौन सी रेडिएशंस यहाँ पे अंदर आके इकट्ठे होती जा रही हैं, दोज आर इंफ्रारेड रेज। ठीक है, सूरज में से ये 3 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल के आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनकी कुछ खूबियां हैं। ये क्या खूबियां हैं? पहली चीज, इन रेडिएशंस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इनके आसपास। जैसे जैसे वेव प्रोपेगेट करती है, जिस डायरेक्शन में वेव आ रही है उससे परपेंडिकुलर इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दोनों के परपेंडिकुलर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनको यूज करके आपके मोबाइल फोन्स दिन रात जिन्हें आप यूज करते हो उन रेडिएशंस को कैच करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैच करके चल रहे हैं। वो मींस ऐसी रेडिएशंस जिनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहते हैं। दैट मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिन रात मोबाइल यूज करने पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके वो 2 ऑर्गन्स पे पड़ रहा है जिनकी आप एमआरआई करवाते हो, दैट इज योर हार्ट एंड ब्रेन। ठीक है, तो कम यूज करें बेटा मोबाइल का, सो दैट कि आपका लाइफस्टाइल एक हेल्दी पॉजिटिव आप गुजार सको। सो फाइनली कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस जिनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, पहली खूबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। दूसरी खूबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, बेटा सूरज से धरती तक आते आते हमारे पास कहीं पे वैक्यूम है, कहीं पे हमारे पास मीडियम है, बट तब भी डेली सूरज चढ़ता है तो हम तक लाइट पहुंचती है उसकी। कौन सी? ये वाली पहुंचती है, इसको रोक लिया जाता है ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हमारे लिए जरूरी हैं बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि इनका हीटिंग इंपैक्ट होता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड इसको पकड़ ले रहे हैं जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज विजिबल रेज, जो जिसकी वजह से धरती पे हमारे आसपास विजिबिलिटी है। ओके, कमिंग बैक कि सूरज डेली चढ़ता है, हमें नहीं पता कहां पे वैक्यूम है कहां पे मीडियम है, बट डेली हम तक सूरज की लाइट पहुंचती है। तो दूसरी खूबी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या डाल सकते हो आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती फॉर इट्स प्रोपगेशन, फॉर इट्स प्रोपगेशन। इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तीसरी बहुत बड़ी खूबी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये है कि इन सभी की स्पीड, सभी की, चाहे आप एक्स रेज उठा लो, रेडियो वेव्स उठा लो, माइक्रोवेव्स उठा लो, सभी की स्पीड सेम रहती है as that of light, that is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। तीसरी खूबी बेटा, चौथी खूबी इनकी अगर आपने वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है तो किस फॉर्मूले का यहां पे प्रयोग करते हो आप, दैट इज
द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज v अपॉन न्यू। ठीक है, इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हो फॉर्मूला, या आप कह सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लेमडा। अगर आपने इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इट विल बी। ठीक है, तो ये खूबियां अगर आपको पता होगी तो आप डी ब्रॉगली के मैटर वेव्स के साथ इनको कोरिलेट कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस जिनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये ट्रेवल करती है, जिस डायरेक्शन में ये खुद ट्रेवल कर रही है उससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है लगातार। ठीक है, सभी की स्पीड सेम 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर पाती हैं। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। इन टर्म्स के साथ पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास ये विबग्योर, इसको अगर अरेंज करो तो सबसे ज्यादा बेटा जी वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस रंग की होती है? दैट इज रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है मैक्सिमम। अब वेवलेंथ समझो क्या है, आपने 10th में किया कि सूरज चढ़ते समय, बिल्कुल जब चढ़ता सबसे पहले हमारे पास रेड कलर पहुंचता। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे दो पिक्चर्स आपके सामने रख रही हूं। एक रेड कलर की सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है बेटा? मिनिमम वेवलेंथ इज फॉर वॉयलेट कलर। ठीक है, अब हमारे पास वॉयलेट कलर कैसे प्रोपेगेट करता है? हमारे पास रेड कलर सबसे पहले क्यों पहुंचता है धरती पे? क्योंकि उसकी वेवलेंथ, वो ऐसे स्टेप्स लेके आता है बेटा। ठीक है, बड़े बड़े स्टेप्स लेके कोई भी इंसान भी चले तो वो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाता है। वेयर एज योर वॉयलेट, वो इस तरीके से ट्रेवल करता, उसकी वेवलेंथ कम है। एक वेव उसने ये कवर की, रेड कलर की एक वेव ये कवर होगी। अब यहां से समझिए वेवलेंथ क्या होती है। व्हाट इज वेवलेंथ? What is your wavelength? What is lambda? It is the distance traveled by one complete wave. Distance traveled by one complete wave। एक पूरी वेव ने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया। सपोज ये एक वेव ने 1 सेकंड में कवर कर लिया। यहां पे बेटा 1 सेकंड में कितनी वेव्स गई? ये 1 सेकंड में सपोज इन्होंने इतनी वेव्स ने डिस्टेंस कवर किया, एज्यूम्ड। ठीक है, दिस इज वन कंप्लीट वेव जिसमें हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों कवर हो रहे हैं। वन कंप्लीट वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज वेवलेंथ। इसका मतलब ये जो वेव है वो बड़े बड़े स्टेप्स लेके आगे चल रही है, ये जो वेव है वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे चल रही है। ये कलर रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, ये हम तक सबसे पहले पहुंचता है। जिन वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं एज कंपेयर टू जिनकी वेवलेंथ कम होती है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रही है बेटा, उसको हम तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। हो सकता है ये हम तक पहुंचे ना, किसी पार्टिकल पे पड़ने के बाद अपर एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर हो जाती है ये। इसीलिए आसमान आपको नीले रंग का नजर आता है। जिसकी वेवलेंथ कम, वो कम डिस्टेंस कवर कर पाती है बेटा, लाइट इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो ये पता चली आपको वेवलेंथ। वेवलेंथ डिस्टेंस के यूनिट्स आएंगे, इसके लिए हमारे पास मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन कंप्लीट वेव। जिस वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, माइंड में रखें। अभी एक फॉर्मूला करके हटे हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, लाइट की बात हो रही है, कितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? सभी की
that is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये अगर फिक्स है दैट मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन? फ्रीक्वेंसी। बेटा जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी? हाउ यू कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वेव? फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट होती है बेटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी क्या हमारे पास? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, passing through a point, through a point in 1 second। एक सेकंड में, मैं यहां पे खड़ी हूं, यहां पे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड में एक बल्ब यहां पे लगा हुआ है बेटा, एक बल्ब यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 25 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हुआ ये एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है? 25। ये एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है? 50। मतलब एक सेकंड में इसमें से कितनी वेव्स निकल रही है? 25। इसमें से, इस बल्ब में से एक सेकंड में से कितनी वेव्स निकल रही है? 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अगर आप अपना पिछला पिक्चर देखोगे, देखें यहां पे नंबर ऑफ वेव्स गिनती करके देख लें, यहां पे इतने डिस्टेंस में एक वेव है। सपोज एक सेकंड में रेड कलर ने एक वेव बनाई, तो एक सेकंड में ही वॉलेट ने कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनाई? गिने, एक वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8। दिस इज वन कंप्लीट वेव। सपोज यहां पे नंबर ऑफ वेव्स आपकी बन के आ गई वॉलेट में 50 एक सेकंड में, एज्यूमिंग। ठीक है, 50 बन के आ गई, जहां पे उसकी एक वेव ही बनी एक सेकंड में। तो जिन वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। मतलब कि वॉयलेट कलर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एंड रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम। इसकी फ्रीक्वेंसी कम, ये कम नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करेगा इन अ गिवन टाइम, ये ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस करेगा इन अ गिवन टाइम। ठीक है, आपने यहां से अपने स्कूल तक जाना है, एक बच्चा जा रहा है बड़े बड़े स्टेप्स लेके, वो स्कूल जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, एक जा रहा है छोटे छोटे स्टेप्स लेके, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स तो गिनती नंबर ऑफ स्टेप्स की तो ज्यादा है, बट वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, जो छोटे छोटे स्टेप्स लेके जा रहा है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ गिवन टाइम, बड़े स्टेप्स वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ गिवन टाइम। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, आप कह सकते हो उसकी स्पीड ज्यादा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता लगी, यूनिट्स हैं जी इसके हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके बराबर होता है? हर्ट्ज किसके बराबर? हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पे पढ़े हैं बेटा ये यूनिट्स। हर्ट्ज इज 1 अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स, या यू कैन से इट इज टाइम इनवर्स। हर्ट्ज इज टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरी, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिलेशन दोनों का क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी आपको पता हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेम, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Velocity and wavelength they are inversely proportional to each other. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ डील कर रहे हो, ये फॉर्मूला यूज में रहेगा। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो यहां से है, दैट इज वेव नंबर। उसको लिखा जाता है न्यू बार, विच इज 1 अपॉन लैम्डा। एक सेंटीमीटर में, इन 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे यहां पे सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, कितनी वेव्स आई? 2, तो वेव नंबर कितना हुआ? 2। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर इज वेव नंबर, विच इज न्यू बार, कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 अपॉन लैम्डा।
And how you can find out frequency? Frequency will be c upon lambda. There is a difference, guys. ठीक है, differences there. Do check the difference. Wave number and frequency. There is a huge difference. टर्म्स बतानी जरूरी थी क्योंकि बारी बारी यूज हो रहा है आपका लैम्डा, बारी बारी यूज हो रहा है आपका फ्रीक्वेंसी, बारी बारी यूज हो रही है आपकी वेलोसिटी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होगा तभी डी ब्रॉगली के मैटर वेव्स के बारे में जान पाओगे. तो एक्चुअल टॉपिक पे दोबारा चलते हुए कि हमारे पास बेटा जी प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बता रही है. अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, किसी भी सोर्स में से जो रेडिएशन एमिट आउट हो रही हैं उनका सिर्फ वेव नेचर नहीं है, उनका और कौन सा नेचर है. अलोंग विद वेव नेचर दे ऑल्सो पोजेसिंग अ पार्टिकल नेचर. दे ऑल्सो पोजेसिंग अ पार्टिकल नेचर. मतलब कहीं से रेडिएशन एमिट आउट हो रही हैं, ये एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो दो तरीके से हो रही हैं. कैसे कैसे? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटास. ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी मींस पार्टिकल नेचर. लाइट में उसको फोटोन्स बोलते हैं, फोटोन्स. और क्वांटास कहीं और से निकल रही है रेडिएशन तो क्वांटा वर्ड यूज करोगे. टिपिकली लाइट की बात हो रही है तो फोटोन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसका मतलब रेडिएशंस का यहाँ पे कैसा नेचर रहता है, किन्होंने बताया ये हमें बताया प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने. ठीक है, तो हमारे पास कैसा नेचर रहता है रेडिएशंस का? डुअल नेचर. Dual nature means radiations they possess wave as well as particle nature. समझ गए? हमारे पास बोहर जी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है क्योंकि इसका मास है, ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूम रहा है. बट यही अभी थोड़ी देर में ये पॉस्टुलेट के ये एक पार्टिकल है जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है. ठीक है, ठीक है. अभी ये चीज हमारे पास यहाँ पे बहुत पोस्टुलेट फेल होता आपको नजर आएगा. तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, रेडिएशंस आर इमिटेड or absorbed not just in the form of wave but also in the form of packet. Means radiations they possess dual nature. ठीक है, उनका dual nature रहता है which wave as well as particle nature. particle nature में बेटा हमारे पास photons और quantas पैकेट्स जिस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट आउट हो रही है. हमें यहाँ पे उन्होंने जो फॉर्मूला दिया अभी तक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला दिया बेटा? E इज इक्वल्स टू, उन्होंने पहले तो कहा कि एनर्जी कहीं से भी निकल रही है या एंटर हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के. तो यहीं से बेटा जी सामने निकल के आया फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के उन्होंने यहाँ पे डाला प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? c अपॉन lambda. E is equals to hc upon lambda. This was given by Planck. ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें ये फॉर्मूला दे दिया और डुअल नेचर का हिंट दे दिया जिससे आगे परस्यू करेंगे कौन से साइंटिस्ट? दैट इज डी ब्रॉगली. ठीक है जी, यहां तक पता चल गया. हमारे पास E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा. हाँ जी बेटा, तो E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा के बाद अगले साइंटिस्ट जो हमारे पास आए जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे एक नया मोड़ दिया, दैट वाज डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. मतलब कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट सामने रखा. उनका मानना था कि कोई भी मटेरियल बॉडी जिसका कुछ मास है, यानी कि आप मैटर लिख सकते हो यहाँ पे, कोई भी मटेरियल बॉडी जब मूव करती है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहती है. उस वेव को उन्होंने नाम दिया कौन सी वेव? मैटर वेव.
एंड उस वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उन्होंने हमें निकाल के दी। फिर से बोल रही हूं, कोई भी मटेरियल पार्टिकल यहां से बॉल दौड़ते हुए जा रही है, तो ये बॉल जो है हमें पता इट्स अ पार्टिकल, इट्स अ पार्टिकल, वी नो सो, ठीक है। इस मूव होती हुई बॉल के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड रहेगी, ठीक है। इस वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए ही हैज गिवन अ न्यू फॉर्मूला विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने कहा, जो फॉर्मूला दिया वो हम निकालते हैं। तो जी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, मतलब उनके विचार क्या थे हमारे पास पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। उन्होंने हमारे पास, क्योंकि उन्होंने प्लैंक जी का काम ही आगे कंटिन्यू किया था, उनको पता था कि एनर्जी किसके बराबर, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये किन्होंने दिया हमें, अकॉर्डिंग टू प्लैंक। एनर्जी का ही एक और फॉर्मूला बेटा हमारे पास है जो आइंस्टाइन ने दिया, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी के ये दोनों कॉन्सेप्ट उठे, दोनों कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट किया गया, तो हमारे पास एक नई चीज यहां पे निकल के सामने आई, दैट इज एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। न्यू किसके बराबर बेटा, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहां से कैलकुलेशंस के बाद एम से एम कट गया, सॉरी सी से सी कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है, 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second upon m into c. What is mass into velocity? मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है बेटा, दैट इज मोमेंटम। तो यहां से हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के सामने आया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। P का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी रहता है, तो यहां से ये भी लिख सकते हो, दैट इज 2m into काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एग्जैक्टली ही हैज गिवन दिस रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज दिस, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास क्या रहता है, छोटा। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। कोरिलेट में ले लेते हैं एक कार का मास, मास ऑफ अ कार, सपोज यहां पे है 1000 kg, ठीक है। 1000 kg एक मास है कार का। आपका इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी निकाल चुके हैं इलेक्ट्रॉन की, बोहर जी के कॉन्सेप्ट ने आपने जो डील किया, दैट इज योर वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। कितनी वेलोसिटी पहले ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन की, 2.18 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, काफी अच्छी खासी स्पीड से दौड़ रहे हैं। यहां से वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं बेटा किसकी, कार की। Let us assume it is moving with a velocity of 45 मीटर पर सेकेंड, और let it be 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हमारे पास मास है, वेलोसिटी है, एच की वैल्यू पता है। दोनों का अगर हमें लैम्डा फाइंड आउट करना पड़े बेटा, दोनों का लैम्डा अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े, लैम्डा इज इक्वल टू एच 6.63 into 10 raised to the power minus 34 upon what is mass of your electron. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into its velocity. Velocity is 2.18 into 10 raised to the power 6, एंड साइमल्टेनियसली इधर भी कैलकुलेट करें, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.63 into 10 raised to the power minus 34 upon mass is 1000 kgs into velocity is 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखें हमारे पास लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा आएगी, जिसका मास कम
मास कम वेवलेंथ ज्यादा आएगी, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम आएगी। आप लोग कैलकुलेट करके चेक करना, यहां पे जो लैम्डा आएगा बेटा जी इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी अराउंड दिस मच, ठीक है, जो कि एज कंपेयर टू, यहां से लैम्डा कैलकुलेट करके देखना, यहां पे जो वेवलेंथ आएगी एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा आएगी कि हम चलती हुई कार जो कि एक मटेरियल बॉडी है वो वेव की तरह भी ट्रेवल करती है बेटा, हमें नजर नहीं आता, क्योंकि उसके साथ जो वेव लेंथ एसोसिएटेड है उस वेव के साथ, दैट इज प्रिटी लार्ज, ठीक है। जो हमारे पास यहां से वेवलेंथ आएगी उसकी वैल्यू विल बी प्रिटी लार्ज, तो हमें उसका वेव मोशन नजर ही नहीं आएगा, वेव नामात्र के बराबर होगी। वहां पे वेव उसके साथ भी एसोसिएटेड है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ 101% विल बी देयर, वेवलेंथ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जो वेवलेंथ है दैट इज वेरी वेरी वेरी, क्या, अगर मास कम तो वेवलेंथ क्या, ज्यादा, वेवलेंथ अच्छी खासी बड़ी आई है, इसका मतलब आपको वेव मोशन इलेक्ट्रॉन का यहां पे नजर आएगा। तो डी ब्रॉगले उन्होंने अपना हाइपोथेसिस प्लैंक जी की थ्योरी के बाद जब रखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू बोहर न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड पाथ में गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि ये एक मटेरियल पार्टिकल है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले ये जब मूव करेगा इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी, इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ अ वेव ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, पहले ऑर्बिट की वेवलेंथ इतनी रहेगी, बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स उठाओगे जब वो मूव करते हैं, जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, but that wave will be of very small wavelength, will be of very small wavelength which will be almost invisible, ठीक है, तो उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हर मटेरियल बॉडी के साथ वेव एसोसिएटेड है, विच वाज कंक्लूडेड बाय डी ब्रॉगलेस हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ नजर आती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ आपको नजर आएगी, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ आपको नजर नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन एज अ फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करता नजर आ सकता है क्योंकि उसका मास काफी कम है, बट आपको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेव मोशन नजर नहीं आएगा। तो यहां से एक नया फॉर्मूला या एक नया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कशन हुई थी। यहां पे बात हुई कौन सी वेव्स की बेटा, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स कौन सी वेव्स, जो मटीरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। एवरी मटीरियल पार्टिकल व्हाइल मूविंग हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, हर मटीरियल पार्टिकल्स के साथ, हर मटीरियल पार्टिकल, ठीक है, व्हेन इट इज इन मोशन, जब वो मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, वेव एसोसिएटेड with it, whose wavelength can be calculated by using the formula lambda is equals to h upon mass into velocity is equals to h upon p is equals to h upon root of 2 mass into kinetic energy. Which energy? Kinetic energy. This is the relation between your momentum and kinetic energy, ठीक है। तो यहां से आए बेटा जी मैटर वेव। अब मैटर वेव की वेवलेंथ आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो, पीछे हमने डिस्कस किया था ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल हो पा रही थी, बट आपकी मैटर वेव्स जो हैं, मैटर वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, ये वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करेंगी। मैटर वेव्स कांट propagate in vacuum,
can't propagate in vacuum, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। कौन सी वेव आपकी? मैटर वेव्स। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम थी, बट यहां पे हमारे पास अलग अलग मटेरियल के साथ जो वेव्स एसोसिएटेड हैं, सभी की वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। सभी मैटर वेव्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तीसरा डिफरेंस लैम्डा कैलकुलेट करने में आ जाएगा। तो दे नीड मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। एवरी मैटर वेव हैज अ डिफरेंट वेलोसिटी। देयर way to find out lambda, their formula to find out lambda will be different for electromagnetic waves and for your matter waves. ठीक है बेटा जी, अब यहां से हमें क्या पता चला? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोहर जी ने बोला था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड पाथ में, क्योंकि एक मटेरियल पार्टिकल है, हर मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, तो ये ऐसे गोल गोल नहीं घूम रहा बेटा, इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ वेव एज वेल। ठीक है, हर मटेरियल बॉडी जिसका कुछ मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो अच्छी खासी वेव इसके साथ एसोसिएटेड रहेगी। तो हमारे पास बोहर जी का पोस्टुलेट यहाँ पे फेल हुआ। ठीक है, देन इज उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए, दैट इज हेसनबर्ग। अब हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या बताते हैं आपको? इनका कहना है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कि आपने कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखना, सपोज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, डेफिनेटली इसका कुछ मास रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज मूविंग। ठीक है, इफ इट इज मूविंग इट हैज सम वेलोसिटी डेफिनेटली। एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि इट इज मूविंग विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी, आपको इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, आपने देखना है ये कहां पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ही है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के साथ साथ आपको उसको देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, जब आप उसको देखने के लिए उस पर लाइट थ्रो करोगे बेटा, तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, वो लाइट से एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी क्या? चेंज। इट्स वेलोसिटी विल चेंज। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी चेंज होने से उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी बेटा? पोजीशन भी उसकी डिस्टर्ब होगी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की या लाइट की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली रहेगी। देखने के लिए कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जब आप यूज करोगे तो वो थोड़ी सी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसकी वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन चेंज होगी। यही चीज के बारे में बताया किन्होंने? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। What he said was that it is not possible, it is not possible क्या करना? To determine the position, delta x is representing position, to determine position, and what is p? Momentum. To determine position and momentum किसका? Of microscopic particles. Microscopic particles with accuracy and और क्या बताया? कब? Simultaneously. It is impossible to determine the position and momentum of microscopic particles simultaneously, मतलब एक ही समय पे
with accuracy. I'm repeating, it's impossible to determine the position and momentum. Momentum is the product of what? Momentum is the product of mass and velocity. It is impossible to determine the position and momentum of a microscopic particle with accuracy while searching for both the things simultaneously. एक ही समय पे जब आप दोनों चीजें फाइंड आउट करना चाहते हो ना किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, वो आप नहीं कर सकते. अब बोहर जी ने अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, जिसका के मास है, जिसकी के वेलोसिटी भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है, मास है, वेलोसिटी है, दैट मींस मोमेंटम भी है. इसका मतलब बोहर जी ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी और उसकी वेलोसिटी भी, मतलब कि मोमेंटम भी, दोनों चीजें एक्यूरेसी के साथ कैसे कैलकुलेट की, इस चीज पे भी मुद्दा खड़ा हुआ. मींस ये पोस्टुलेट भी फेल हो गया बोहर जी का कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड पाथ में गोल गोल पर्टिकुलर वेलोसिटी से घूमना. हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज अकॉर्डिंग टू Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to determine the position as well as momentum of a microscopic particle with accuracy. उन्होंने कहा ये कितना हमारे पास अनसर्टेन आंसर कितना आएगा, हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी while we are searching for the position, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, कितना अनसर्टन रहेगा. इन दोनों को आप इकट्ठे कैलकुलेट नहीं कर सकते. दैट विल बी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी while you are calculating both the things simultaneously of a microscopic particle. ठीक है, इतना वहां पे अनसर्टन आंसर आएगा ही आएगा. ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल मोमेंटम आपने यहां पे डाल दिया, हमारे पास डेल्टा एक्स मास डेल्टा वी. मास के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगा है? क्योंकि मास इज अ कांस्टेंट टर्म, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एच. तो अब सभी को याद हो गया होगा कि एच क्या है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम. कोई सी भी चीज निकालने के लिए दे दी जाए, उधर उठा के ले लें बेटा इसको. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट करना, दैट विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एच अपॉन 4 पाई एम इनटू डेल्टा वी. अगर ये फाइंड आउट करना है, इनको उठा के उधर ले लें. सो दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये भी बताया कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट लिव inside the nucleus, why electron can't reside inside the nucleus. उस चीज की पुष्टि भी इन्होंने की. कैसे की बेटा? इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता. वैल्यूज पुट इन करें इसी फॉर्मूले में. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को उधर ही रखते हैं, बाकी सब कुछ उठा के इधर लेके आते हैं. तो क्या बनेगा बेटा जी? वो इट विल बी delta V is equals to H upon 4 pi M into delta X. ठीक है बेटा, put in all the values so that we can conclude why your electron can't live inside the nucleus of an atom. H की वैल्यू कितनी? 6.63 into 10 raised to the power minus 34 upon 4 into 3.14 into mass कितना इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 raised to the power minus 31. What is size of your nucleus? 10 raised to the power minus 15 meters. 10 raised to the power minus 15 meters. यहां से कैलकुलेट करके चेक करना आपका आंसर कितना आएगा. यहां से your answer will come out to be around 5.7 into 10 raised to the power 10 meter per second. What is velocity of your light? That is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. 10 raised to the power 8, 10 raised to the power 10. मतलब इलेक्ट्रॉन आपका लाइट की स्पीड से भी कहीं ज्यादा स्पीड से न्यूक्लियस के अंदर भागेगा, which is not possible. That means your electron can't reside inside the nucleus of an atom, was given by Heisenberg.
ठीक है, उसके बाद बेटा आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का देके जा रही हूं, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। आपके पास एक गोल्फ बॉल है जिसका मास इतना है, स्पीड इतनी है, स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। इसका मतलब आप इसका 2% निकालेंगे, 2% ऑफ 45 आप यहां से पहले निकालेंगे। उसके बाद आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां से, डेल्टा एक्स। एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, डू इट बाय योर ओन। इसके साथ हमारे पास बोहर के ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे, उन्होंने बताया हमारे पास क्या, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कौन सा पोस्टुलेट फेल हुआ यहाँ पे। फर्स्टली तो बेटा एंड ऑफ द लेक्चर करते हैं बोहर्स ड्रॉबैक्स के साथ कि उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कमियां रही यहाँ पे। पहला ड्रॉबैक, वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी कि बहुत बार मैं बोल चुकी हूं उनका स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम के लिए ही था। अगर इससे आगे बढ़ोगे तो हीलियम पॉजिटिव, आगे बढ़ोगे लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, यानी कि ऐसे एटम्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं के लिए इट वाज वैलिड फॉर। ठीक है जी, पहला ड्रॉबैक। अगला बेटा नेक्स्ट वन इज he considered electron to be a particle, जो कि प्लैंक एंड डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस ने फेल कर दिया कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल जब ट्रेवल करता है उसका उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड रहती है। इस चीज के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। अगला बेटा उन्होंने पोजीशन भी मोमेंटम भी दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करके दे दी एक इलेक्ट्रॉन की अपने एटम के अंदर, जो कि हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पे फेल हो गया। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एक्यूरेसी। ठीक है, फिर जेमन इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाए। ठीक है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जेमन इफेक्ट, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लास्टली हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वाज प्रीटी एक्सप्लेन्ड, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का स्पेक्ट्रम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल which came after the work of Planck, de Broglie, Heisenberg। आगे आई क्वांटम थ्योरी, अगली क्लास से ये शुरू होगी, तो तब तक रिवाइज करके आएंगे सारा कुछ। कीप वर्किंग, प्रैक्टिसिंग, बाय टिल नेक्स्ट वीक।